नमस्कार प्यारे साथियों। पंचायती राज के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमने लेटेस्ट पढ़ा हुआ है, रिसेंटली हमने पढ़ा हुआ था, उसके हमने ऑब्जेक्टिव भी सोल्व किए कि किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और आपने जो कमेंट किए कि सर हमारे 10 में से 10 प्रश्न सही हो रहे, किसी के 9 प्रश्न सही हो रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अभी हाल ही में मैं एनालिटिक्स देख रहा था चैनल पर और वहाँ पर देख रहा था कि पंचायती राज के जो वीडियोस है आखिरकार कितने लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि 100-150 लोग ऐसे हैं जो नियमित तरीके से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर कोई आज नहीं पढ़ पाए तो कल पढ़ लेगा, परसों पढ़ लेगा, लेकिन वो नियमित तरीके से पढ़ रहे हैं। जितने फॉर्म भरे जाने हैं तो आप तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपका सिलेक्शन तो 100% कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे टाइम पर तैयारी कर रहे हैं जब उसका नोटिफिकेशन ही नहीं है, और नोटिफिकेशन के टाइम पर लोग तैयारी करेंगे और हम केवल रिवीजन करेंगे। यानी आप उनसे पहले ही 10 कदम 20 कदम आगे चल रहे हैं। अगर वह तब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी पढ़ाई उस समय हो चुकी होगी, आपको केवल रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज देखनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज देना है, पेपर को समझना है। यानी आपके पास इतना समय बचेगा कि आप कितनी भी आराम से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए पहले से ही बधाई कि आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। क्योंकि मैं एक वीडियो या 2 वीडियो से भी ये बात कह सकता था, लेकिन अभी तक 30-35 वीडियो हो चुके हैं और 30-35 वीडियो से लगातार लोग जो जुड़े हुए हैं वह तैयारी बिल्कुल निरंतर तरीके से कर रहे हैं। निरंतरता एक दिन में नहीं आती है। अगर कोई 1 महीने 1.5 महीने कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक जुनून है, एक पागलपन है उस पोस्ट को लेने के लिए, उस पद को लेने के लिए, यानी वो सिलेक्शन लेगा ही। और फिर हमने यहाँ पर देख भी लिया कि 2017 में जो पेपर में क्वेश्चन आए थे पंचायती राज से, वे आपके सही भी हो रहे। इसका मतलब आप तैयारी भी कर रहे हैं और ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। ईमानदारी से निरंतर तरीके से तैयारी करना बड़ा मुश्किल काम है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। एक बार खुद से पूछिएगा कि क्या वास्तव में मैं पटवारी का एग्जाम देने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा? आपको जवाब मिल पाएगा। आप लोगों को मत दीजिए जवाब, उनसे झूठ बोल दीजिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा से पूछिए, वो आपको सही जवाब देगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्थानीय शासन। अब देखिए, आप कहेंगे सर आपने कुछ इसके बारे में लिखा नहीं, तो वो तो सब चीजें हम पढ़ते ही है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझे तो कि आखिर ये है क्या, कि ये जो नगरीय स्थानीय शासन है ये है क्या। बिल्कुल हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, हुआ क्या कि जब नगरीय स्थानीय शासन की बात करते हैं तो 1947 यानी आजादी के समय की बात करें तो पंचायती राज जो संस्थाएं थी, उन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में ज्यादा विवरण हमें देखने को मिला नहीं। बाद में एक आर्टिकल भी जुड़ा, आर्टिकल 40, जो कि पंचायतों के गठन से संबंधित था। और महात्मा गांधी का स्वप्न था कि लोकतंत्र में भागीदारी, जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं, जो गांव के सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति है, उसका भी लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम स्थानीय स्वशासन को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा पहले, जब हम स्थानीय शासन को पढ़ते हैं यानी लोकल बॉडीज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो लोकल बॉडीज में 2 चीजें हम पढ़ते हैं। एक तो स्थानीय शासन में होता है हमारा नगरीय स्थानीय स्वशासन, और एक होता है हमारा ग्रामीण स्तरीय या ग्रामीण स्वशासन। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल बॉडीज है, इसके ये 2 अंग होते हैं। एक होता है नगरीय स्थानीय स्वशासन और एक होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो अभी तक कुछ लोगों के मन में एक डाउट रहा था कि सर हमें तो अभी तक ये लगता था कि जो ग्राम पंचायत है, केवल ग्राम पंचायत ही स्थानीय स्वशासन का हिस्सा मानी जाती है। तो मेरे पढ़ाने का ये उद्देश्य होता है कि जितने भी आपके डाउट हों वो सभी क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब केवल ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन का हिस्सा नहीं है, बल्कि नगर जो होते हैं, हम जिन नगरीय स्थानीयों की बात करते हैं, वे भी इस स्थानीय स्वशासन के हिस्से होते हैं, वे भी लोकल बॉडीज के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि इसका एक कारण और समझिए, सेंट्रल लेवल पर जब आप देखते हैं तो वहां पर भी चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल पर भी चुनाव होते हैं, यानी दोनों चुनाव होते हैं। सेंट्रल लेवल यानी जब हम बात करते हैं सांसदों की बात करते हैं या विधायकों की बात करते हैं, तो दोनों इलेक्शन यहां पर होते हैं। तो फिर बात यह आती है कि सर नगर भी तो होते हैं,
सिटीज जो होती है, नगरों का क्या? तो ये जो नगर थे, नगर और ग्राम, इन दोनों के लिए ही यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उसके बारे में तो डिटेल में देख लिया कि ग्राम पंचायत कैसे कार्य करती है, ग्राम सभा का गठन कैसे होता है, ग्राम सभा के संबंध में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे हमने देखा था कि ग्राम सभा के पास 29 कार्य होते हैं, या ग्राम पंचायत के पास 29 कार्य, 29 विषय होते हैं जिस पर कानून बना सकती है। तो ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में कि गांव में जो जो काम होता है वे इन 29 विषयों के अंतर्गत होना है। लेकिन सर बात ये आती है कि नगरों का क्या, नगर के लिए क्या करना है? तो जैसे हमारे ग्राम के लिए व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से नगरों के लिए भी स्थानीय शासन के अंतर्गत ही लोकल, यहां पर गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, यहां पर उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है ग्राम से संबंधित, ये तो हमने देखा। और केवल हमने ये नहीं देखा कि कैसे ग्राम का विकास हुआ, कैसे इसको संवैधानिक दर्जा मिला, हमने ये भी देखा था कि आखिर भारत में पंचायती राज किस प्रकार से डेवलपमेंट इसका शुरू हुआ, किस प्रकार से पंचायती राज की शुरुआत हुई। हमने 1947 के पहले से बात की थी कि 1947 के पहले भी किस प्रकार से यहाँ पर रिपन प्रस्ताव आया, रिपन प्रस्ताव के साथ ही किस प्रकार से वैदिक काल में इसकी चर्चा की गई, और अलग अलग जगह पर, चाहे हम शिवाजी के काल की बात करें या अन्य काल की बात करें, तो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र की बात की गई थी। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है नगरीय स्थानीय स्वशासन को। तो कहने का मतलब ये कि अगर लोग, आप जो विद्यार्थी हैं, आप सभी अगर इस बात से डाउट में थे कि सर हमें अभी तक लगता था कि नगर जो होता है, नगर स्थानीय स्वशासन में नहीं आता, स्थानीय शासन में नहीं आता, तो इस भ्रम से आपको दूर होना है। अभी भी विद्यार्थियों में रटन वाली जो प्रक्रिया है ना, वही चल रही है। और ध्यान रखिएगा, रटने से सिलेक्शन नहीं होता है। जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो यहां पर रटन विद्या आपकी काम नहीं आएगी। यहां पर आपके हमने अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट को समझ सके। अभी अगर आपको ये बात नहीं पता होती, हो सकता है प्रश्न आ जाता है कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत शामिल है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी नगरीय पंचायत, या बात करें हम नगरीय स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हो सकता था कि आप यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है इसे सही नहीं बताते, क्योंकि आपको लगता है केवल ग्राम पंचायत ही इसके अंतर्गत आती है। तो हम बिल्कुल समग्र तरीके से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हमें चीजों को समझना है। हमारा लक्ष्य पटवारी में इतने नंबर लाना है कि उसके बाद हमारा सिलेक्शन कोई रोक ही ना सके। ठीक है, तो बात करते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में, नगरों के बारे में। थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हमारी क्लास केवल इसकी एक अवधारणात्मक समझ के ऊपर रहेगी कि आखिर नगरों का विकास होता कैसे होगा, किस प्रकार से नगर में शासन चलता होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि यार मैं पता लगे यहां पर बात करने लगूं, पहले नगर की स्थापना ऐसे हुई, दूसरे नगर की ऐसे हुई, फिर एक्ट ये आया, तो उसमें मजा नहीं आएगा, आप भी लिंक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले थोड़ी सी उसकी कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलते हैं हम 5000 पुरानी हमारी जो सभ्यता है, 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पास, हड़प्पा सभ्यता जिसका हम नाम देखते हैं, इतिहास में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, लगभग अगर हम बात करें तो 2000 और 2500 वर्ष पहले, यानी टोटल मिलाकर बात करें तो 4500 से 5000 वर्ष पुरानी ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। सोचकर देखिए कि आज हम नगरों के विकास के लिए ना जाने कौन कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, ना जाने कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं, और आज से 5000 वर्ष पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरी थी। सोचकर देखिए, वहां का जो शासन चलता था वो पूरा नगरों पर केंद्रित होता था, पूरी वह नगरीय सभ्यता थी। चाहे आप उसके नगरों की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, चनहुदड़ो की बात करें, राखीगढ़ी की बात करें, इसके अलावा किसी भी क्षेत्र की बात करें, सारे नगर बहुत ही विकसित थे वहां पर। यहां तक कि वहां पर जो आयात या निर्यात होता था, व्यापार जो होता था, उस व्यापार की भी इतनी उत्तम व्यवस्था थी कि वहां से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो जब हमारे
सामने ये सभ्यता उभर कर आए, हमें पता लगा कि भारत की एक ऐसी सभ्यता भी थी जो कि नगरी सभ्यता थी, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप, बहुत ज़्यादा विकासशील सभ्यता थी। तो उसके बारे में हमने देखा। हमने क्या देखा कि नगरी सभ्यता में वहां पर कुछ विशेषताएं थी कि वहां का शासन कैसे चलता था। हड़प्पा में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता त्रिकोण आकार में यहाँ पर इस तरीके से फैली हुई थी। ये इस तरीके से उसका क्षेत्र था पूरा, यहां से लेकर यहां तक। तो हम जब इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं, डिटेल में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ की हम बहुत सारी विशेषताओं को देखते हैं। हो सकता है कभी मैं इतिहास का कुछ टॉपिक आपको पढ़ाऊं जो महत्वपूर्ण है और कुछ कंसेप्ट वाइज है, तब आपको समझ में चीजें आएंगी। जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो नगर बनाए गए थे, इन नगरों में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था की गई थी जो हो सकता है आज हमें वैसी व्यवस्था ना मिले। जैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था ये थी, यहाँ पर बृहद अन्नागार बनाए गए थे। अन्नागार का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर अकाल जैसी स्थिति आती है, अगर यहाँ पर अनाजों की पैदावार नहीं होती थी, तो कुछ नगरों में यहाँ पर बहुत सारे अन्नागार बनाए गए थे। अन्नागार का मतलब होता है यहाँ पर जो अनाज होता था, इन अनाजों को रखा जाता था और व्यवस्थित तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गोदाम बनाए गए थे। सोचकर देखिए, आज से 5000 वर्ष पहले गोदामों को बनाया जाना और अनाजों की व्यवस्था करना, तो कितने विकसित लोग होंगे कि अनाजों की व्यवस्था की जाती थी कि अगर अकाल जैसी व्यवस्था आ जाए, अकाल जैसी कोई सी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसी विडंबना आ जाए, तो हम लोगों को अनाज मुहैया करा सके, लोगों तक अनाज पहुंचा सके। फिर बात करें हम यहाँ की अन्य चीजों के बारे में, जैसे कि यहाँ की जल निकासी व्यवस्था के बारे में देखें, तो यहाँ पर होता क्या था कि जो जल निकासी व्यवस्था थी, जैसे ये जो हो गया, ये हो गई हमारी सड़क। इस सड़क के साथ ही यहाँ पर नालियों को बनाया जाता था, और नालियों को न केवल बनाया जाता था बल्कि इसे ढका भी जाता था। बड़ी बड़ी जो कह सकते थे पत्थर थे, फर्शियां थी, इसके द्वारा इन नालियों को ढका जाता था। और ये जो मुख्य नालियां होती थी, क्योंकि मेन सड़कों से नालियां बनाई जाती थी, अब यहां से नगरों की नालियां भी जोड़ना है, यहां से गांवों की नालियां भी जोड़ना है, तो क्या होता था, यहां पर छोटी छोटी नालियां बनाई जाती थी और इन नालियों को इनसे जोड़ दिया जाता था। इनसे जोड़ने के बाद ये नालियां जाती थी शहर के बाहर या गांवों से बाहर, ये नालियां जाती थी, और गांवों से बाहर जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता था जिसमें इन नालियों को खोला जाता था। तो सोचकर देखिए कि इन नालियों से जल का भी यहां पर सही तरीके से सदुपयोग किया जाता था, जल को भी बचाया जाता था, और न केवल जल को बचाया जाता था बल्कि व्यक्तियों को बीमारी से भी बचाया जाता था और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था। सोचकर देखिए, आज से 5000 वर्ष पहले इतनी अच्छी नालियां बनाई गई यहाँ पर कि इन्हें फर्शियों से ढका। हो सकता है आज आपको नालियां मिले लेकिन ढकी हुई नहीं मिले, इन्हें फर्शियों से ढका जाता था, पत्थरों से ढका जाता था। गांव की छोटी छोटी नालियों को इनसे मिलाया जाता था और गांव के बाहर, शहरों के बाहर एक गड्ढे में इन्हें खोला जाता था। वहां पर ये जल पुनः उपयोग के लिए, क्योंकि जमीन में चले जाने के बाद ये जल पुनः व्यवस्थित या सही तरीके से होता था और स्वच्छ यहाँ पर नगर होते थे। क्यों? क्योंकि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि यहाँ पर नालियों को ढकने के कारण गंदगी नहीं होती थी, बीमारियों से बचा जाता था। तो कहने का मतलब कि आज हम जिस नगरों की बात करते हैं, ये 5000 वर्ष पहले ही विकसित हो गए। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो नालियां थी, यहाँ पर जो सड़कें थी, सड़के के किनारे किनारे प्रकाश यानी कि रोशनी की भी व्यवस्था होती थी। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब कि अगर हम नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं तो केवल हम आज की बात नहीं करते, आज से 5000 वर्ष पहले भी नगरों का यहाँ पर जन्म हुआ। फिर जब वैदिक काल की हम बात करते हैं, इस हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, और लगभग वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। यहाँ पर ग्राम होते थे, लेकिन ग्राम से धीरे धीरे सड़कों या बात करें यहाँ पर नगरों का विकास होना प्रारंभ किया, यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसी वैदिक काल में आप देखेंगे कि पहले ग्राम भी नहीं होते थे, ग्राम की अपेक्षा यहाँ पर लोग, क्योंकि पशुपालक जीवन होता था, पशुओं को चराते थे, तो कबीलों में रहने लगे। जैसे कि होता क्या था कि मान लेते हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे पशुपालक हैं, तो एक कबीला यहाँ पर है, एक परिवार यहाँ पर पशुओं को चरा रहा, एक यहाँ पर चरा रहा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी सभी वितरित है। आप देख पा रहे होंगे सभी वितरित है। तो हुआ क्या कि उस समय जंगल भी बहुत सारे होते थे, तो ये पशुओं को चराते थे। अब पशुओं को चराते चराते हो सक रहा कोई जानवर आया और इनके पशुओं को उठा ले गया, इनके बच्चों को उठा ले गया। तो
आप जानते हैं गांव में अगर आप रहते हैं तो आप आज भी आप कहते होंगे कि हम ये हमारा कुल है, ये हमारा परिवार है। तो कहने का मतलब जब ये लोग इस तरीके से पशुओं को चराते थे तो इसे हम कहते थे कुल, क्योंकि ये अलग अलग रहते थे। फिर हुआ क्या, जब पशु इनके जानवरों को खाने लगे, इनके बच्चों को उठाकर ले जाने लगे, तो इन्हें अंदर एक सुरक्षा का जो असुरक्षा वाला भाव है वह आने लगा कि यार ऐसे रहे तो ना तो हमारे जानवर बचेंगे ना हम बचेंगे। तो भैया जब पशुओं को चराते थे, जब चारागाह के लिए ले जाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर एक यहां से व्यक्ति चराने आया, एक यहां से चराने आया, एक यहां से चराने आया, तो बात तो होना स्वाभाविक है। तो सभी की एक जैसी समस्या, सभी बेचारे टेंशन में बैठे हुए हैं कि यार क्या हो गया, क्या समस्या है। तो सबने कहा कि देखिए हम तो यहाँ पर पशुओं को चराने आ जाते हैं, पता लग रहा हमारे बच्चों को जानवर ले गए, पता लग रहा हमारे पशुओं को जानवर ले गए, छोटे छोटे जो बछड़े थे, बछिया थी, इनको तो वो घर पर राख कर आते थे। तो लोगों को लगा कि जब समस्या सभी की एक जैसी है तो क्यों ना इसके लिए कुछ समाधान खोजा जाए। अब समाधान क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि देखिए हम दूर दूर रह रहे हैं, इसलिए पशु आकर यहाँ पर हमारे बात कर सकते हैं, जो जानवर है यहाँ पर आकर हमारे पशुओं को ले जा रहे, बच्चों को उठाकर ले जा रहे, तो क्यों ना हम पास पास रहने लगे। तो अभी तक तो ये था कुल, यानी यहां पर लोग अलग अलग रह रहे थे, इसे हम परिवार कह सकते हैं। लेकिन जब ये लोगों ने कहा कि यार जब पशु जो हमारे हैं इन्हें जानवर उठाकर ले जा रहे, तो क्यों ना हम पास पास रहने लगे, तो यही लोग इस तरीके से पास में रहने लगे। अब सोचकर देखिए कि जब लोग एक साथ पास में रहने लगे तो यहां पर बहुत सारे लोगों का एक समूह बन गया, बहुत सारे परिवारों का एक समूह बन गया, तो इसी को हमने नाम दे दिया ग्राम, इसी को हमने कहा गांव। तो गांवों का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ था कि जब जो कुल थे, जो परिवार थे, एक साथ रहने लगे, तो उसे हमने कहा ग्राम। इसके साथ ही धीरे धीरे ग्राम से नगरों का विकास हुआ, नगरों से एक राष्ट्र का निर्माण होने लगा। वैदिक काल में मैं बहुत डिटेल में इस चीज के बारे में आपको चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो इकाइयां थी इनका डेवलपमेंट हुआ। फिर जब हम आए मगध की हम बात करते हैं, तो मगध में भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था थी। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, मध्यकाल में बात करते हैं, आधुनिक काल में बात करते हैं। तो कहने का मतलब नगरों का जो डेवलपमेंट है वह आज से नहीं, लगभग 5000-6000 वर्ष पहले से शुरू हो गया था। तो अब बात ये आती है कि सर हमने ये तो देख लिया कि नगरीय स्थानीय स्वशासन किस तरीके से विकास रहा इसका, किस तरीके से इसने डेवलपमेंट किया, लेकिन आखिर यहाँ पर शासन कौन करेगा और शासन कैसे करेगा। तो जब हम नगरों की बात करते हैं तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जब शहरों में शासन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नगरीय स्थानीय शासन। कहने का मतलब शहर के लोगों द्वारा शहर के प्रतिनिधियों को, सिटीज के जो प्रतिनिधि है उन्हें चुनना और उनके द्वारा शासन करना कहलाता है नगरीय स्थानीय शासन। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे कि नगरीय स्थानीय शासन क्या है। नगर पालिका, अभी तक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे कि सर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत क्या होती है, यहाँ के लोगों का किस तरीके से कार्य होता है, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो आज हमने केवल इतना समझा कि आखिर नगरीय स्थानीय शासन है क्या, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में थोड़ी सी समझ डेवलप की। अब हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे नगरों का विकास हुआ, पहला नगर कौन सा था। चीजें अगर समझ में आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।